मैं प्रदीप जी आपसे जानना चाहूँगी कि अक्सर ये अगर हम उत्तराखंड केस को देखें तो उसमें गवर्नर की भूमिका पर उतने सवाल नहीं उठे थे जितने कि इस केस में अरुणाचल मामले में, क्योंकि वो विशेष परिस्थितियां थी वहाँ पे। जी। वहाँ पे जो गवर्नर थे उस समय के, वो आज के भारत के महामहिम राष्ट्रपति की सलाहकार और प्रमुख सचिव अमिताभ पाल के पति थे वहाँ पे, जो कि दिल्ली के पूर्व कमिश्नर रहे थे, तो इसका सवाल ज़्यादा नहीं उठा। जी, जी। लेकिन गवर्नर के जो रोल जो अधिकार जो काम जो था वो दोनों में कोई फर्क नहीं था। एक ने सांपनाथ का काम किया, दूसरे ने नागनाथ का काम किया। तो मेरा केवल इस बारे में एक ही राय होगी कि जब भी राज्यपालों के पास इस तरह के काम आता है तो उनको संवैधानिक मर्यादा में रहते हुए और उचित तरीके से फैसला करना है। मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं इन दोनों लोगों को। ये दोनों ही राज्यपालों मुख्य सचिव थे। मिस्टर राजखोवा तो असम के मुख्य सचिव रहे थे और एक अच्छे अधिकारी के तौर पर विख्यात थे। लेकिन जब आप किसी ब्यूरोक्रेट को या पुलिस ऑफिसर को गवर्नर बनाते हो तो वो अपनी गरिमा को, अपनी भंगिमा को और अपने भाव को जो उस पद के मर्यादा के अनुरूप होना चाहिए उसको भूल जाता है और कई बार वो अपने अधिकारों का अतिक्रमण करता है, क्योंकि वो एक तरीके से काम करने का आदी है करीब 35-40 सालों तक और उसी के दायरे में रह के काम करना चाहता है या वो किसी का आदेश सुनना चाहता है। कई बार मैंने देखा है कि अगर आप किसी जनरल को आप अगर इस भूमिका में रखें कि किसी का एडीसी रहा हो बहुत दिनों तक, तो शायद वो आदेश देने में परिपक्व नहीं हो, उसको दिक्कत हो जाती है। ये दोनों राज्यपालों से मूल रूप से आदेश लेने में गलती हुई है। अगर इन्होंने अपने विवेक का इस्तेमाल किया होता तो मैं बिल्कुल साफ तौर पे कह सकता हूं कि दोनों ही राज्यपाल बहुत ही सक्षम है और दोनों फैसले ले सकते थे और सही फैसले ले सकते थे। अगर आप फ्लोर ऑफ द हाउस पे कोई अगर फ्लोर के ऊपर सरकार गिर जाती है तो गिर जाए, इससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और कोई बन जाती है तो बन जाए, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि अगर भारत में लोकतंत्र के अंदर अगर ऐसी मर्यादा चल जाए, जैसे कि आज आप देखिए तुर्की में हुआ है कि सेना ने कब्जा कर लिया, वहां की कब्जा करने की कोशिश की। आप भारत में भी कई बार ऐसी कोशिशें हुई हैं कि आप राज्य सरकारों को हथियाते हैं। अगर आप इन मर्यादाओं के ऊपर आएंगे और इस तरह के परिपाटी का चलन करेंगे जहां पे आप सरकारों के ऊपर अपने अधिकार के दम पे और अपनी केंद्र सरकार की सत्ता की हैसियत के बूते आप चाहेंगे कि उस पर कब्जा कर लें, तो ये इस तरह से साम्राज्यवादी नीति हो जाती है। आप इसको कर नहीं सकते। अगर आप आम तौर से रखेंगे और बिल्कुल साधारण तरीके से जो भारत के लोगों ने जिस संविधान को अंगीकार किया है और जिस संविधान को हम लोग अनुपालन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी प्रतिबद्ध है, इस संविधान के लिए रक्षा के लिए राज्यपाल जैसी संस्था है। इसीलिए बहुत बार मांग उठ रही है कि राज्यपालों को हटा दिया जाए यहाँ से, राज्यपालों की जरूरत नहीं है। अगर राज्यपाल इंडिपेंडेंट नहीं है और उसको गृह मंत्रालय के अधिकारियों के निर्देश पे काम करना है तो उसको हट जाना चाहिए। उसको रहने की जरूरत क्या है? फिर तो ज्वाइंट सेक्रेटरी होम फैसला लिया करे और राज्यपाल की जगह उसी को मान लिया जाएगा और जो फैसला करके राष्ट्रपति को भेजेगा अंतिम फैसला तो उसका ही होना है। तो राज्यपाल का पद ही क्यों होना चाहिए? केवल इसलिए कि आप एक व्यक्ति को पोस्ट रिटायरमेंटल जॉब दे रहे हो। अगर वो व्यक्ति केवल पोस्ट रिटायरमेंट जॉब के लिए वहां पे काम कर रहा है तो ऐसे लोगों को राज्यपाल रहने की ना कोई जरूरत है और ना ऐसी संस्था को ऐसे इस देश में होना चाहिए। प्रदीप जी, अगर हम थोड़ा पीछे चलें, अभी तक हम गवर्नर के भूमिका पर चर्चा कर रहे थे, स्पीकर की बात करें तो जो पूरा ड्रामेटिक सिचुएशन आया था, लॉक कर दिया गया विधानसभा को और फिर एक कम्युनिटी सेंटर में सारे लोग जुटे और वहाँ पर कार्रवाई हुई। क्या ये कहना कि सिर्फ गवर्नर के एंड से गलतियाँ हुई हैं ये सही होगा? नहीं, स्पीकर के एंड से भी गलतियां हुई। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं कह रहा, लेकिन क्या आप एक की गलती के लिए दूसरे के भी किसी गलत काम को जस्टिफाई करें? ये तो नहीं हो सकता। स्पीकर से बहुत बड़ी गलती हुई है। स्पीकर बिल्कुल एक पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट की तरह वो भी काम कर रहे थे, वो भी इंडिपेंडेंट नहीं थे, क्योंकि नबम रिबिया से कोई संतुष्ट नहीं था वहां पे और लोग चाहते थे कि नबम रिबिया और नबम तुकी दोनों से छुटकारा मिले एक तरह से। और इन लोगों ने भी यहाँ तक कि हाईकोर्ट पे आरोप लगाए, वहाँ के गुवाहाटी हाईकोर्ट पे आरोप लगाए, सुप्रीम कोर्ट में आए और बार बार उनके वकील आके जस्टिस दत्तू से उनके घर पे जाके मिलते रहे कि हमारे सीएम के खिलाफ फैसला हो रहा है और ये हो रहा है, और उन्होंने लिख के दिया और जस्टिस दत्तू ने उनसे 3-4 बार मुलाकात की, यहाँ तक कि वहाँ के मुख्य न्यायाधीश को छुट्टी पे भेजा गया। उनको करीब 1 हफ्ते के लिए छुट्टी पे जाना पड़ा था। तो ये सारा कुछ देखने के बाद जिस तरह का वहाँ पे इन लोगों ने जो संकट खड़ा किया था ये भी सही नहीं था। मैं नहीं कहता कि नबम रिबिया ने जो किया वो सही था, नबम रिबिया से भी गलती हुई, लेकिन राज्यपाल के गलत काम को और रिबिया के गलत काम को दोनों को हम तुलना नहीं कर सकते। एक राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के तौर पे और संवैधानिक पद पे बैठा है, उसके जिम्मे इस बात की जिम्मेदारी है कि संविधान की गरिमा की रक्षा करे, और दूसरा व्यक्ति एक विधायक है जिसको कि लोगों ने स्पीकर चुना है, संवैधानिक पद जरूर है उसका, लेकिन उसकी संवैधानिक पद पे की जिम्मेदारी उतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी जिम्मेदारी एक राष्ट्रपति के प्रतिनिधि की है। उसको ज्यादा ध्यान देना चाहिए था। ये सही बात है कि मेजॉरिटी खो चुके थे नबम तुकी और वो मुख्यमंत्री बन नहीं सकते थे। कांग्रेस की लीडरशिप से भी गलती हुई और इन लोगों ने बाद में जो चैलेंज किया संवैधानिक मुद्दे पर आए, लेकिन एक इनकी बड़ी जीत है इसमें
जी। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये पहली बार किया है कि किसी सरकार को जो कि अब मेजॉरिटी से चल रही थी उसको कहा कि आप हट जाओ जी। और पुराना आदमी सीएम रहेगा, क्योंकि हम घड़ी की सुई को पीछे ले जा रहे हैं। नहीं तो होना ये चाहिए था, आमतौर पे यही फैसले आते हैं कि देखो आज आप इस सरकार को मेजॉरिटी प्रूव करिए, आज आप प्रूव करिए, अगर आपके पास नंबर नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से माफीनामे के साथ शुरुआत करते हुए इस फैसले को दिया, उन्होंने ये साफ किया कि देखिए अगर आप इस तरह की संवैधानिक हेलपेल करेंगे और गड़बड़ी करेंगे तो हम इसको बर्दाश्त करने वाले नहीं है। बिल्कुल। दूसरा, राज्यपाल और स्पीकर का जहां तक सवाल है, स्पीकर जितने भी रहे हैं, मैं देखा हूं कि जब तक आप जो पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में होती है उस पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट के तौर पे ही काम करते हैं। कई बार पत्रकारों को समन किया गया, यूपी के अंदर तो यहां तक फैसला आ गया था, केशरीनाथ त्रिपाठी जो कि आजकल राज्यपाल है पश्चिम बंगाल के, उनका ही फैसला था स्पीकर का कि जो डिफेक्शन है वो निरंतर प्रक्रिया है, वो चलती रहती है। और अगर कोई चलते चलते आकर के और नंबर पूरा हो जाता है तो डिफेक्शन मान लिया जाना चाहिए। ये अलग बात है कि बाद में सुप्रीम कोर्ट में उनका ये तर्क टिका नहीं और जस्टिस बालाकृष्णन की कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया। लेकिन ऐसा फैसला जो जस्टिस केहर ने जो दिया कि बिल्कुल ऐतिहासिक फैसला है कि घड़ी की सुई को पीछे ले जाके और नई सरकार को बनवा के, और आज जो सामने परिस्थितियां आई हैं, ये काली पुल को भी लगा होगा कि सब काम पैसे के बल पे नहीं होता।